हाय फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा वीडियो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 30 तक। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले जाके वो वीडियोस को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, या फिर उन सारे वीडियोज़ को आप हमारे इंडियन पॉलिटिकल प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल 23 से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, जिसमें से पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और ऐसे ही सिमिलर टाइप के फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। अभी ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है, और ये स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लागू होता है। इससे पहले के जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 17 को छोड़ के वो सारे के सारे इन्फोर्सेबल था अगेंस्ट स्टेट, क्योंकि वो सब तो खैर स्टेट कर रहा था तो आप स्टेट के अगेंस्ट जा सकते थे। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग मान लीजिए स्टेट नहीं कर रहा है, वैसे स्टेट तो करेगा भी नहीं, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, तो हम हमारा फंडामेंटल राइट्स का यूज़ कैसे करें अगर उसके ऊपर ये लागू ना हो तो। अब आर्टिकल 23 में ये सब कुछ कहा तो गया है, लेकिन इसे एनफोर्स करने के लिए एक लॉ बनाना ज़रूरी है, और इसीलिए पार्लियामेंट एक एक्ट बनाया, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का, जिससे सेलिंग एंड बाइंग्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन लाइक गुड्स, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन और देवदासी सिस्टम जैसे सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश किया गया। अभी यहाँ पे एक टर्म आया है बेगार। बेगार का मतलब है किसी भी इंसान को बिना मजदूरी के मेहनत कराना। आज़ादी से पहले इंडिया में ऐसा भी सिस्टम था जहाँ पे ज़मींदार बिना मजदूरी के एक इंसान को पूरा दिन अपने खेतों में काम कराता था, और इसे ही बेगार कहा जाता था। आर्टिकल 23 में इसे और ऐसे ही सिमिलर टाइप के फोर्स लेबर को ख़त्म करने के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे जो फोर्स लेबर का टर्म यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सर में गन रख के कोई आपसे काम करा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि कोई आपको जितना पैसा देना चाहिए काम करने के लिए उससे कम पैसों में काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब कोई भी एक काम करने के लिए एक मिनिमम वेजेस होता है, उससे अगर कम पैसों से किसी को काम करने पे मजबूर किया जा रहा है तो वो भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में ही आता है। हालांकि आर्टिकल 23 में जो भी सारी चीज़ें कहा गया है इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे कभी अगर स्टेट को हमारा वॉलंटियरी सर्विस का ज़रूरत पड़े कि हमें आर्मी में जाना पड़े, तो हमें आर्मी में जाना होगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि अगर कभी स्टेट को ज़रूरत पड़े तो वो हमें बुला सकता है, तो हमें स्टेट को सर्व भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें तो फोर्स लेबर बनाया जा रहा है। हालांकि हमें जो बुलाया जाएगा उसमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि स्टेट ऐसा कहे कि हमें आर्मी में आप लोगों का वॉलंटरी सर्विस चाहिए, तो स्टेट ऐसा कह सकता है कि 20 से 40 साल के एज ग्रुप में जितने भी सारे पॉपुलेशन है वो सारे के सारे आर्मी ज्वाइन कर लीजिए। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई हिंदू आ जाए या फिर मुस्लिम आ जाए या फिर सिर्फ सिख ही आएंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं, या फिर कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी से ही वो नहीं बुला सकते हैं। स्टेट अगर हमें किसी भी तरीके का वॉलंटरी सर्विस में बुलाएंगे तो वहाँ पे कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 24 कोई भी 14 साल के नीचे के बच्चों को माइन में काम करना, फैक्ट्री में काम करना या फिर कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या फिर रेलवे में काम करने से रोकता है। हालांकि यहाँ पे यह भी कहा गया है कि इन सारे बच्चों से इनोसेंट टाइप की वर्क करवाया जा सकता है। अब फिर से वही बात आता है कि सिर्फ स्टेट तो बच्चों से काम नहीं करवाता है, कोई इंडिविजुअल अगर काम कराए तो क्या होगा। इंडिविजुअल को रोकने के लिए हमें चाहिए एक लॉ, और इसी वजह से चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बहुत सारा लॉ बनाया गया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का 1996 का एक जजमेंट देख लेते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाने के बारे में कहा है। यहाँ पे कहा गया है कोई भी इंसान अगर अपना काम कराने के लिए कोई भी चाइल्ड लेबर को रख रहा है तो उन्हें हर एक चाइल्ड लेबर के लिए 20,000 रुपये के जुर्माना देना होगा, और ऐसे जितने भी सारा पैसा कलेक्ट होगा वो सारे पैसा जाएगा वेलफेयर फंड में, और ये वेलफेयर फंड का पैसा खर्चा होगा बच्चों की हेल्थ में, एजुकेशन में और न्यूट्रिशन में। जैसे कि मैं कुछ देर पहले कहा कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बहुत सारा कानून बनाया गया है, उसी में से एक था 1986 का चाइल्ड लेबर एक्ट।
जहां पे 14 साल के नीचे के बच्चों को 18 ऑक्यूपेशन और 65 प्रोसेसेस में काम कराने से रोका गया था। बाद में 2016 में इसे अमेंड किया गया। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 में 14 साल के नीचे के बच्चों को किसी भी तरीके का काम करवाने से रोका गया और इसी एक्ट में सज़ा को भी और स्ट्रिक्ट किया गया। जैसे पहले चाइल्ड लेबर रखने से 20,000 रुपये का जुर्माना होता था, साथ में 6 महीने का जेल। इसे बढ़ा के 50,000 रुपये का जुर्माना और साथ में 2 साल का जेल कर दिया गया। और फिर भी अगर कोई ना सुधरे, मतलब एक बार ये सज़ा काटने के बाद भी फिर से जाके चाइल्ड लेबर रखे, तो उनके लिए सज़ा और भी स्ट्रिक्ट है। उन्हें दूसरी बार चाइल्ड लेबर रखने के लिए 1 से लेकर 3 साल तक के जेल हो सकता है। चलिए अब अगला फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के अंदर 4 आर्टिकल आता है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। चलिए एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 25 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। आर्टिकल 25 में सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है कॉन्शियंस, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पे एक इंसान को सिर्फ रिलीजियन प्रैक्टिस को ही फॉलो करने का फ्रीडम नहीं दिया गया है। एक इंसान अपनी इनर वॉइस सुन के ऊपर वाले से या फिर क्रिएटर से या फिर ये यूनिवर्स से जैसे चाहे अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद के जो 2 टर्म है वो है प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। कोई भी इंसान अपना खुद का बिलीफ और रिलीजियन को ओपनली सबके सामने रख सकता है और वो उसे प्रोपोगेट भी कर सकता है लोगों में। लेकिन यहाँ पे एक बात है, वो किसी भी इंसान को अपने खुद की रिलीजियन या फिर बिलीफ मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हालांकि हमारा स्टेट हमें पूरी तरीके से रिलीजियन पे छूट दे के रखे है कि आपको जैसे मर्जी अपना रिलीजियन प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, आपका खुद का बिलीफ को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिलीजियन मानना है तो मानिए, वरना नहीं मानिए, जो मर्जी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। हम ऐसे किसी भी तरीके से अपना रिलीजियन फॉलो नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ हो। जैसे कि हमारा रिलीजियन फॉलो करने की वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है या फिर मोरालिटी खराब हो रहा है या फिर किसी का हेल्थ खराब हो रहा है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। इसके सिवा और एक चीज़ है कि हम ऐसे किसी भी तरीके से अपना रिलीजियन या फिर बिलीफ को फॉलो नहीं कर सकते हैं जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बाकी आर्टिकल्स में एक इंडिविजुअल को जो जो राइट दिया गया है वो किसी भी तरीके से वायलेट हो। अब इसका क्या मतलब है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए कल रात को मुझे एक सपना आया जहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैं 100 पेड़ काट के एक हवन करूँगा तो मेरे चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा। अब सवेरे उठने के बाद मुझे लगा ये ज़रूर यूनिवर्स ने मुझे एक मैसेज भेजा है सपनों के ज़रिए से, और मैं ऐसा करूँगा तो सच में ही मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। और मैं तभी निकल पड़ा 100 पेड़ काटने के लिए। लेकिन जब भी मैं 100 पेड़ काटने के लिए पहुँचा, स्टेट आके मुझे रोक दिया। स्टेट ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब मैं ठहरा पॉलिटी जानने वाला इंसान, थोड़ा बहुत पॉलिटी तो मुझे भी आता है, तो मैं कहूँगा कि आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि मैं अपना रिलीजियन या फिर खुद का बिलीफ को मान सकता हूँ। मुझे कल रात को ऐसा सपना आया था कि अगर मैं 100 पेड़ काट के एक हवन करूँगा तो मेरे चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, और मुझे लगता है ये मुझे यूनिवर्स ने मैसेज भेजा है, तो मैं इसे करना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है। तो उन लोगों ने कहा कि तुमने पॉलिटी तो पढ़े हो लेकिन ठीक से नहीं पढ़े। मैंने कहा क्यों? तो उन लोगों ने कहा देखो, यहाँ पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अगर किसी के भी रिलीजियन प्रैक्टिस या फिर बिलीफ को फॉलो करने से कोई भी इंडिविजुअल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बाकी सारे आर्टिकल्स में जो भी राइट दिया गया है वो हैम्पर होगा, तो वो उस काम को नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा कि मेरा ये काम करने से किसका कौन सा फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम जो ये 100 पेड़ काट रहे हो इसके लिए एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, और आर्टिकल 21 हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट में जीने का राइट देता है, तो इसी के लिए तुम ये काम नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद मेरा तो 1 मिलियन का सपना चला ही गया और मैं वीडियो बनाने के लिए वापस आ गया। तो चलिए आप वीडियो में ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले आर्टिकल्स में क्या कहा गया है। आर्टिकल 26 किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर उसका किसी भी सेक्शन को अपना खुद का रिलीजियस मैटर को मैनेज करना, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट बनाना
और उसे मेंटेन करना, उसके बाद मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना और उसे कानून के तहत एडमिनिस्टर करने की राइट देता है। हालांकि पिछले आर्टिकल्स की तरह इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। अगर किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर उसका किसी भी सेक्शन के काम करने के वजह से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर हेल्थ खराब हो रहा है तो स्टेट उसे रोक देगा। चलिए अब आर्टिकल 27 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया है हमारा स्टेट यानी कि इंडिया किसी भी रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए दूसरे रिलीजियन के लोगों के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे अगर हम हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो मुगल जमाने में ऐसा एक टैक्स हुआ करता था जिसे हम जजिया टैक्स के नाम से जानते हैं, और अकबर ने आके उसे उठा दिया था और फिर जहांगीर ने फिर से उसे इम्पोज किया था। जजिया एक ऐसा टैक्स था जहां पे नॉन मुस्लिम लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए एक टैक्स देना होता था। हालांकि मुस्लिम के लिए ऐसा कोई भी टैक्स नहीं था क्योंकि मुगल इस्लाम को प्रमोट करता था। लेकिन इंडिया अब एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे किसी भी इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए किसी भी तरीके का टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज किया गया है इस बेसिस पे कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है और कौन सी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा 3 कैटेगरी है, जिसमें से पहला है ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट बनाया है, स्टेट के पैसों से चलता है और स्टेट ही उसे एडमिनिस्टर करता है। ऐसे स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। दूसरा है ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने बनाया है और अभी फिलहाल स्टेट उसे चला रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। और तीसरा कैटेगरी आता है ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसे स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है या जिसे स्टेट से फंड मिल रहा हो। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो ऑप्शनल टाइप का होगा। चलिए अब अगला राइट के बारे में बात करते हैं जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और 30 में इस राइट्स को दिया गया है। पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जहाँ पे कहा गया है कोई भी इंडियंस जो इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता है उनके पास एक अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर कोई कल्चर है, वो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, स्टेट के फंड से चल रहा है ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी इंडियन को भर्ती लेने से मना नहीं किया जा सकता है उसके रिलीजियन, रेस, कास्ट या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे। यहाँ पे जो पहला राइट दिया गया है वो एक ग्रुप के लिए दिया गया है, जबकि जो दूसरा राइट है वो एक इंडिविजुअल को दिया गया है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस, उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और उसे मेंटेन करने का परमिशन देता है। अभी यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि जो माइनॉरिटी की बात यहाँ पे कहा गया है वो बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू है, लेकिन हिंदू में बहुत सारा भाग है, जैसे कि बुद्धिस्ट या फिर सिख्स भी हिंदू है, लेकिन उनका एक अलग कल्चर, लैंग्वेज या फिर कुछ स्क्रिप्ट हो सकते हैं। हालांकि वो हिंदू है लेकिन उनका लैंग्वेज शायद बहुत ही कम लोग कहते हैं, तो उनके पास राइट है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो हिंदू होने के बाद भी एक माइनॉरिटी हुआ। और दूसरा एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू है, लेकिन अगर आप कश्मीर की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो वहाँ पे जो हिंदू लोग रह रहे हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटी हो गए। तो इसी वजह से यहाँ पे माइनॉरिटी टर्म को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना ही कहा गया है ऐसा इंडियंस जिनके पास अपना एक अलग कल्चर है, लैंग्वेज है या फिर स्क्रिप्ट है, उसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं जानता हूँ मैं पिछली वीडियो में कहा था कि आज की वीडियो में मैं फंडामेंटल राइट्स को पूरा ख़त्म कर दूंगा, लेकिन फिर से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब फंडामेंटल राइट्स है ही इतना बड़ा टॉपिक, इसलिए ज़्यादा वक्त लग रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देके चला जाऊँ, इसलिए मैं जितना हो सके उतना डिटेल में बताने का कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को।
और अगले वीडियो में मैं पूरा 100% कहता हूँ कि मैं इसे ख़त्म ही कर दूंगा, क्योंकि अब और 5 आर्टिकल ही बाकी रह गया है और उसमें से रीट प्रोविजन ही मेन है। बाकी के लास्ट के 2-3 आर्टिकल तो ऐसे हैं जो मार्शल लॉ है, वो थोड़ा बहुत कहने से हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।